जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आप सब लोगों को पता होगा कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होने वाला है और ये भी लागू हो जाएगा दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से। तो काफ़ी तरह के ड्रास्टिकली चेंजेस, सारे के सारे इनकम टैक्स के सेक्शन, सारे के सारे फॉर्म चेंज हो चुके हैं। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं, जैसे ही आप कमाई करते हैं सरकार कहती है हमें टैक्स दे दो, जो कि एडवांस टैक्स होता है। और कई बार तो दोस्तों टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजन भी आपके ऊपर लागू हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों टीडीएस की, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स का मतलब जहां से आपको कोई कमाई आ रही है, कोई पैसा मिल रहा है, वहीं पर ही आपका टैक्स काट लिया जाएगा। तो दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर क्या सेक्शंस चेंज हुए हैं, कौन कौन से नए रूल्स हैं, और दोस्तों इसके बारे में हम जानेंगे कि टीडीएस और टीसीएस क्यों काटा जाता है, नए सेक्शंस और नई लिमिट को जानेंगे। टीडीएस और टीसीएस के सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, क्या इससे का कटा हुआ जो टीडीएस है वो रिफंड लिया जा सकता है, आप अपने टीडीएस को कटने से कैसे बचा सकते हैं, और फॉर्म 26AS जिसका अब नया नाम फॉर्म 168 हो गया है, ये क्या होता है, एआईएस टीआईएस क्या होता है, दोस्तों विस्तार से हम जानेंगे। बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिलने वाला है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था दोस्तों, ये 31 मार्च 2026 को खत्म होने वाला है और इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो जाएगा। हालांकि रेट्स पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन जो सेक्शंस हैं, जो चालान है, जो फॉर्म्स है, वो सारे के सारे ड्रास्टिकली चेंज हो गए हैं। टीडीएस के सेक्शंस रिड्यूस हो गए हैं। पहले 194A, जे, बी, सी, डी बहुत तरह के होते थे, अब दोस्तों बहुत कम कर दिया है। अब इसे टेबल के अंदर कर दिया है। मल्टीपल सेक्शंस की जगह अब टेबल यूज होगा, जहां पर अब आपको हो सकता है, ये आप लास्ट में बताएंगे कमेंट करके, ये अच्छा किया या बुरा किया। अब दोस्तों जिसे टीडीएस काटना है वो डिडक्टर होता है और जिसका टीडीएस कटेगा वो डिडक्टी होता है। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों सेक्शंस की बात करें, सैलरी पहले क्या होता था और अब क्या होता था। सैलरी दोस्तों पहले आपको पता होगा सेक्शन 192 होता था, अब ये 392 हो गया है। अदर देन सैलरी के अंदर दोस्तों सेक्शन 194A, B, C, D बहुत होते थे, ये 393 हो गया है। टीसीएस जिसको हमने एक डिटेल वीडियो में बता रखा है कि टीसीएस कब कैसे क्यों कटते हैं, ये 394 हो गया है। और जो सर्टिफिकेट्स वगैरह इशू करेंगे ये सेक्शन 395 हो गया है। तो काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज दोस्तों, सारे के सारे फॉर्म्स चेंज हो गए हैं। अब डिडक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, जो आपका टीडीएस काटेगा दोस्तों, सबसे पहले तो गवर्नमेंट कैन नॉट ट्रैक ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। आप दोस्तों कितनी तरह की कमाई करते हैं, आप एफडी करा रखी है, शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है, न जाने कहां कहां पैसा लगा रखा है, तो हर एक व्यक्ति को तो ट्रैक नहीं कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ये जानना भी चाहती है कि आप कितनी इनकम कमा रहे हो और कितना खर्चा कर रहे हो। तो उन्होंने डिसाइड कर दिया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी कुछ एंटिटीज की, जैसे कि अगर आप बैंक में जाते हो, वहां पे एफडी कराते हो, तो दोस्तों सरकार को पहले पता चलता या नहीं चलता, लेकिन अब उस बैंक की जिम्मेदारी लगा दी, आपके पास कोई व्यक्ति आए, एफडी कराए, आप उसको कोई ब्याज दें तो उसका टीडीएस जरूर काट लेना। तो ये इस तरह से अलग अलग एंटिटीज की ड्यूटी लगा दी है। जैसे कि दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, फर्म है, एलएलपी है, पार्टनरशिप फर्म है, उनको टीडीएस काटना पड़ेगा जब वो किसी को पेमेंट देंगे। इसके अलावा इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, उनको भी टीडीएस काटना पड़ेगा। अब सर मैं तो वहां पड़ोस में लाला जी के पास गया कोई सामान लेने, तो क्या वो भी मेरा टीडीएस काट लेगा? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर किसी व्यक्ति की टैक्स ऑडिट हो रही है, मान लीजिए उसकी सेल 1 करोड़ से ज्यादा है और सर्विस 50 लाख से ज्यादा है। अब एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगा मैं दोस्तों, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 की उसकी टैक्स ऑडिट हुई है, तो 1 अप्रैल 2026 से मतलब अगले साल से उसको टीडीएस के सारे प्रोविजंस को लागू करना पड़ेगा। अगर वो कोई भी पेमेंट उस लिमिट से ज़्यादा दे रहा है तब उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो कौन सी पेमेंट है, कितनी लिमिट है, उसके बारे में भी विस्तार से डिस्कस करेंगे। उनके लिए उसको 10 नंबर भी लेना पड़ेगा, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, फिर उनको टीडीएस काटना पड़ेगा, फिर उनको गवर्नमेंट को टीडीएस वो जमा कराना पड़ेगा, फिर उनको टीडीएस की रिटर्न भरनी पड़ेगी, तब जाकर के वो फॉर्म 16 और 16A जारी करेंगे। तो दोस्तों 16 और 16A है, ये भी इनका नाम चेंज हो चुका है, नामकरण नया हो चुका है। तो टीडीएस मैंने आपको बताया कि ये टैक्स को चोरी को रोकने के लिए दोस्तों बहुत बढ़िया तरीका है। एक फिक्स परसेंटेज रख दिया है। आपकी इनकम तो स्लैब रेट के हिसाब से 4 लाख तक माफ है, 4 लाख से 8 लाख पर, 8 लाख से 12 लाख पर ऐसा होता है, लेकिन यहाँ नहीं होता है। तो आप किसी को भी कोई पेमेंट कर रहे हैं और एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी को सैलरी दे रहे हैं, सर सैलरी तो 12 लाख रुपए तक माफ है, तो हमारा फिर भी टीडीएस कटेगा। 12 नहीं, यहाँ पे तो 12,75,000 रुपए ही मान लीजिए आप माफ है, क्योंकि जब आपका टैक्स ही नहीं बनता है तो टीडीएस नहीं कटेगा। तभी तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट रखी है, हर एक चीज की है। जैसे कि प्रोफेशनल फीस है, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट दे रहे हैं, किसी को ब्रोकरेज दे रहे हैं, दलाली दे रहे हैं। टीसीएस भी इसी तरह से होता है, टीडीएस की छोटी बहन है ये टीसीएस।
टीसीएस कलेक्ट किया जाता है, एक्स्ट्रा लिया जाता है, तो टीडीएस आपसे ज़्यादा लिया जाता है। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है, टैक्स ईयर आपका 26-27 है। सारे के सारे टीडीएस को एक ही जगह पर देखना है तो फॉर्म 26A है, जो अब फॉर्म 168 हो जाएगा। 87A की रिलीफ, जो आप लोग सुनते हैं ना कि 12 लाख रुपए तक इनकम माफ है, वैसे कोई इनकम माफ नहीं होती है, सिर्फ 4 लाख ही माफ है। 4 लाख से 12 लाख का जो टैक्स बनता है ये 60,000 बनता है, और ये इनकम टैक्स का सेक्शन 87A माफ कर देता है। लेकिन अब ये सेक्शन 156 हो गया है, इसकी भी आपको सैलरी में डिडक्शन जब टीडीएस काटा जाएगा उसकी छूट मिल जाएगी। अब दोस्तों पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर, आप लोग तो डरते हैं कि सर मैं इसे पैन कार्ड दूं या ना दूं, ना दोगे तो नुकसान हो जाएगा। कोई भी टीडीएस अमाउंट काटा जाएगा डिडक्टर का, वो आपके पैन नंबर में ही काटा जाएगा, पैन नंबर में ही जमा होगा, और वो आपके 26AS जो कि नया फॉर्म 168 है तभी शो होगा जब आपने उसको पैन नंबर दे रखा होगा। अगर पैन नंबर नहीं देते हो तो दोस्तों टीडीएस तो वो फिर भी काटेगा, लेकिन आपका ज्यादा काटेगा, और कटा हुआ टीडीएस आपके ऑनलाइन शो भी नहीं होगा और आप उसको रिफंड भी नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे मत समझे कि मैं पैन नंबर नहीं दूंगा तो मैं टीडीएस कटने से बच जाऊंगा। टीडीएस आपका वो ज्यादा काट लेंगे और वो रिफंड भी नहीं आएगा। टैक्स स्लैब की बात कर लें दोस्तों, ओल्ड और न्यू दो तरह की टैक्स रिजीम है। अगर आप ओल्ड में जाते हैं तो 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख पर 5% जो कि 12,500 होता है। 5 लाख से 10 लाख पर दोस्तों आपका 20% जो कि 1 लाख होता है, और उससे ऊपर 30%। सर हमने तो सुना था ओल्ड रिजीम में तो 5 लाख रुपए तक माफ है। तो दोस्तों ये 2.5 से 5 लाख तक की जो इनकम पर टैक्स बनता है, ये 87A सेक्शन जो 156 हो जाएगा उसके अंदर आपका माफ हो जाएगा। लेकिन 5 लाख से ऊपर इनकम चली गई फिर आपको 2.5 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। वहीं पर न्यू रिजीम में सब कुछ नया नया है, अच्छा है। इसको कैसे याद करना है वो भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पे 4 का पाड़ा दोस्तों, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24। यहाँ 5 का पाड़ा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, बस याद हो गया आपको। यहाँ पर दोस्तों 4 लाख रुपए तक इनकम आपकी माफ है, और 4 लाख से 8 लाख पर आपको कितना टैक्स देना है? 20,000 रुपए, और 8 लाख से 12 लाख पर 40,000। सर ऐसे क्यों गलत बता रहे हो? हमने तो सुना था कि जिसकी इनकम 12 लाख रुपए तक है उसको तो 1 भी रुपये टैक्स नहीं देना है, और आपने यहाँ पे बना दिया 60,000 रुपये टैक्स। तो टैक्स तो बनेगा 60,000 रुपये, लेकिन इनकम टैक्स का सेक्शन 87 जो नया 156 हो गया है, इसमें सरकार कहती है जिस व्यक्ति की इनकम 12 लाख रुपए तक है उसका जो टैक्स बनेगा वो 60,000 रुपये तक बनेगा। वो हम माफ़ कर देंगे, लेकिन उसको ITR भरनी तो जरूरी हो जाएगी। अब दोस्तों सेक्शंस 392 टीडीएस ऑन सैलरी या पेंशन जो था, यहाँ पे कोई फिक्स रेट ऑफ परसेंटेज नहीं है, क्योंकि टीडीएस का जो रेट होता है ये स्लैब रेट के हिसाब से लगता है। आपने ओल्ड में जाना है या न्यू में जाना है। लिमिट दोस्तों अगर आपकी 12,75,000 से ज़्यादा की पेंशन आएगी तभी आपको यहाँ पे टीडीएस काटना पड़ेगा। पहले एक 192 होता था, अब ये 392 हो गया है। अब दोस्तों इसके बाद आपका मैंने आपको ऊपर बता दिया, देखिए पहले 192 होता था, अब ये 392 हो गया। ज़्यादा फर्क नहीं है, 200 सेक्शन बढ़ गए हैं इसके, लेकिन स्टिल आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब सेक्शन 192A होता था, ये टीडीएस प्री मैच्योर विड्रॉल होता था EPF से, वहाँ पर 10% कटता था 50,000 से ज़्यादा, लेकिन अब 392(7) के अंदर कटेगा आपका। तो सेक्शंस तो वही है, लेकिन सब सेक्शंस बढ़ गए हैं, टेबल बढ़ गया है, आप लोगों को ही प्रॉब्लम आएगी। सेक्शन 193 होता था दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 10%, 10,000 से ज़्यादा। अब दोस्तों 393 सब सेक्शन 1 तो हो गया है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना टेबल का सीरियल नंबर 51 हो गया है, और टेबल का सीरियल नंबर 6 हो गया है। तो ये अलग अलग पैन नंबर दिया नहीं दिया, तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए पेचीदा हो जाएगा। जब आप 26A में देखेंगे तो 393 1 टेबल वो 1 5 3 5 6, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले सेक्शन से याद रहता था। अब दोस्तों डिविडेंड 10% का टीडीएस कटेगा 10,000 से ज़्यादा अगर आपको पर कंपनी मिलता है, लेकिन डिविडेंड का दोस्तों 393(1) टेबल का सीरियल नंबर 7 है और यहाँ पे 10 है, तो इन दोनों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों क्या होगा अगर आप चाहते हैं कि आपका डिविडेंड पर टीडीएस ना काटा जाए, तो CDSL और NSDL आपने ये दोनों सुना होगा, ये डिपॉजिटरी होती है। 1 अप्रैल से आप इन डिपॉजिटरी के अंदर आप अपना जो फॉर्म 121 होता है, ये भी डिस्कस करेंगे। जो 15G15H फॉर्म नहीं सुने थे आपने, वो देने होते हैं। तो ये 1 अप्रैल को जैसे ही लागू हो जाएगा, चालू हो जाएगा, हम आपको लाइव प्रैक्टिकली वीडियो बनाकर भी बता देंगे कि कैसे आपको CDSL में अपना फॉर्म इकट्ठा ही देना होता है। सेक्शन 194A सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज़। दोस्तों बैंक के अंदर पोस्ट ऑफिस है, बैंक के अंदर पोस्ट ऑफिस के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आपने FD कराई है, RD कराई है,
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम करवाई है तो 10% का TDS कटेगा 50,000 से ज़्यादा पर, अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है। अब दोस्तों 393(1) टेबल का सीरियल नंबर 5 सेकंड हो गया है और यहाँ पे 7 हो गया है, तो इस चीज़ का ध्यान दें। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो आपके लिए लिमिट 1 लाख रुपए रख दी है। उसके ऊपर अमाउंट चली गई तो सारी अमाउंट पर ही 10% का TDS काटा जाएगा। 194A। इसके अलावा दोस्तों अदर केस के अंदर मान लीजिए एक लाला जी हैं, उनको आपने 1 लाख रुपए उधारा दे रखा है, तो वो ना तो बैंक है ना पोस्ट ऑफिस है, तो उनके लिए ना तो 50,000 ना 1 लाख की लिमिट है। अगर उनकी टैक्स ऑडिट हो रही है तो 10% TDS काटेंगे अगर 10,000 से ज़्यादा का ब्याज देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों टेबल सीरियल नंबर ये आपको साथ साथ में मैंने लिख दिया है। 194B की बात करेंगे, आपने लॉटरी, विनिंग, कार्ड, गेम्स वगैरह, पजल वगैरह 30% का TDS 10,000 से ज़्यादा पर। 393 टेबल नंबर सीरियल नंबर 1 है। तो दोस्तों आजकल ये लॉटरी वगैरह गेमिंग वगैरह तो बैन भी हो गई है, लेकिन फिर भी पंजाब स्टेट लॉटरी है या इस तरह की कोई आप KBC वगैरह से जीत जाते हैं। 194BA के अंदर दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग जो लगभग बैन हो गई है, वहाँ पर अगर आपने पहले बैन होने से पहले 30% का TDS, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। और नया आप देख सकते हैं दोस्तों टेबल 393 सब सेक्शन 3 का टेबल नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है। तो इनको भी याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 194BB दोस्तों हॉर्स रेस कई स्टेट्स के अंदर लीगल है, वहाँ से जीतते हैं तो 30% 10,000 से ऊपर पर इसका जो टेबल का सीरियल नंबर है वो 2 है। इसके अलावा 194C का मतलब दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर होता है। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट दे रहे हैं और वो सामने वाला इंडिविजुअली HUF है तो 1% TDS कटेगा। सामने वाला अदर देन इंडिविजुअल HUF है, मान लीजिए कि पार्टनरशिप फर्म है, LLP है, कंपनी है या इस तरह का कोई है तो उसका 2% TDS कटेगा। सिंगल ट्रांजैक्शन दोस्तों 30,000 से ज़्यादा और पूरे साल में 1 लाख से ज़्यादा। मान लीजिए आपने 30,000 मान लीजिए आपने 29,000 करके 3 बार दे दिया तो 30 90 में से 3 गए 87,000 रुपये आपने दे दिया, तो ना तो ये 1 लाख रुपए क्रॉस हुआ ना ही ये 30,000 क्रॉस हुआ, तो TDS नहीं काटना है। इसका सीरियल नंबर 6 और अंदर 1 है, इस चीज़ का ध्यान दें। 194D दोस्तों आप एजेंट हैं LIC के, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, यही वो लोग हैं जो बताते हैं जीने से ज़्यादा मरने के फ़ायदे हैं। तो LIC के एजेंट को दोस्तों 10% आपका TDS अगर डोमेस्टिक कंपनी है और 2% कटेगा अगर आप अदर देन कंपनी है 20,000 से ज़्यादा। इसका सीरियल नंबर भी दोस्तों 1 है, इस चीज़ को भी ध्यान दें। DA के अंदर दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस की आपको कोई मैच्योरिटी मिलती है, पे आउट मिलता है। वैसे तो सेक्शन 1010D के अंदर एग्जम्प्ट होते थे ये, लेकिन 2% का TDS 1 लाख से ज़्यादा की अमाउंट पर आपका काट लिया जाएगा। 81 के अंदर दोस्तों आपका ये टेबल का सीरियल नंबर है। 194E ये जो है पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, बिना किसी लिमिट के 20% का TDS काटा जाएगा। और ये देखिए दोस्तों सीरियल नंबर आपका टेबल का 1 है। 194EE पेमेंट ऑफ अमाउंट स्टैंडिंग ऑन द क्रेडिट ऑफ ए पर्सन अंडर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 2500 से ज़्यादा 10% का TDS उनका काट लिया जाएगा। तो ये रेट भी ध्यान रखना है, नए सेक्शंस भी ध्यान रखना है, टेबल नंबर भी ध्यान रखना है। 194G दोस्तों G का मतलब समझ लीजिए गवर्नमेंट की लॉटरी। अगर कोई लॉटरी पंजाब स्टेट लॉटरी का कोई एजेंट है, उसको कोई कमीशन मिलता है तो उसका 2% का TDS यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा की अमाउंट अगर मिली है काट लिया जाएगा। 194H ब्रोकरेज कमीशन दलाली अगर मिल रही है आपको 2% का TDS काट लिया जाएगा 20,000 से ज़्यादा पर। और ये नया टेबल और सीरियल नंबर आप सेक्शन 393 का देख सकते हैं। 194I दोस्तों रेंट आपने प्रॉपर्टी का दिया 10% का TDS 50,000 से ज़्यादा, पूरे साल में 6 लाख से ज़्यादा। अब दोस्तों प्रॉपर्टी के अलावा अगर आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी को रेंट पर दिया तो उसका भी 2% TDS काट लिया जाएगा। लिमिट सेम है 50,000 रुपये महीने की, लेकिन प्रॉपर्टी पे तो था 10% और प्लांट एंड मशीनरी पर 2% का TDS काटा जाने वाला है। 194IA दोस्तों प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना आजकल आसान नहीं रह गया है, सरकार ने इतनी फॉर्मेलिटीज़ बढ़ा दी है। तो दोस्तों अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, शॉप, मकान, दुकान, एग्रीकल्चर लैंड के अलावा 1% का TDS काटना पड़ेगा। 50 लाख से ज़्यादा की अगर आप कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते हैं, ये आपका 3(1) के अंदर आ जाएगा। हालांकि 1 नंबर वाले पैसे की बात कर रहे हैं दोस्तों। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की बेची और उसको 40 लाख रुपए तो ऑनलाइन देना है और 60 लाख रुपए नगद देना है, तो ये
50 से कम हो गए, इस केस में उस व्यक्ति का टीडीएस नहीं काटना है, ऐसा आपको नहीं करना है। 194 IB दोस्तों रेंट पेमेंट बाय एन इंडिविजुअल। एक मैं दोस्तों मान लीजिए दिल्ली मुंबई बड़े शहर में रहता हूं और मैं किराए पर रहता हूं और मैंने ऐसा बढ़िया फ्लैट ले रखा है किसी सेठ जी का, तो उसके ऊपर भी अगर 194 आई दोस्तों हमारी कोई टैक्स ऑडिट नहीं हो रही तो भी मुझे उस व्यक्ति का 2% का टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर मैं उसको 50,000 रुपए से ज्यादा का रेंट दे रहा हूं और वो भी पैन नंबर से काट लेंगे, 10 नंबर लेने की भी जरूरत नहीं है इस सेक्शन में, ये भी एक अच्छी बात है। इसके अलावा प्रोफेशनल फीस, सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, इनको जो भी फीस मिलेगी दोस्तों उस पे 50,000 से ज्यादा पर 10% का टीडीएस काटा जाएगा। और नया टेबल का सीरियल नंबर आप देख सकते हैं। 194J के अंदर दोस्तों अगर रेम्यूनरेशन है, अगर आप कॉल सेंटर पे 2% है और डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन है तो यहाँ पर कोई भी लिमिट अप्लाई नहीं होती है, थ्रेशोल्ड लिमिट के बिना ही काटना है। 194K दोस्तों पेमेंट कोई यूनिट्स आपकी थी म्यूचुअल फंड की, जैसे कि डिविडेंड वगैरह दिया उन्होंने, तो 10% का विदाउट एनी लिमिट के आपका वहाँ पे टीडीएस काट लिया जाएगा, इस चीज़ को भी ध्यान दें। 194 LA के अंदर दोस्तों 5 लाख से ज़्यादा पर 10% है। नया सेक्शन का टेबल नंबर वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा LB है सेम दोस्तों 5% है बिना किसी लिमिट के। कई सेक्शंस आपके काम के हो सकता है ना हो। 194M है दोस्तों कोई सर्टेन पेमेंट बाय इंडिविजुअल HUF जो नॉट लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। 194C कॉन्ट्रैक्ट कमीशन में, ब्रोकरेज में, प्रोफेशन फीस में अगर नहीं आया तो यहाँ आ जाएगा, उसको 5 लाख से ज़्यादा पर दोस्तों 2% का टीडीएस कटवाना पड़ेगा। 194N काफ़ी खतरनाक सेक्शन है। गवर्नमेंट कहती है कैश के अंदर लेन देन बिल्कुल मत करो। अगर आप पिछले 3 साल की ITR नहीं भरते हो और कैश निकाल लेते हो, ये देखिए दोस्तों लास्ट 3 ईयर ITR नोट फाइल्ड, 20 लाख से ज़्यादा का कैश निकालते हो तो 20 लाख से ऊपर वाली अमाउंट पर 2% और 1 करोड़ से ऊपर निकालते हो तो 1 करोड़ से ऊपर वाली पर 5% का टीडीएस काटा जाएगा। और वहीं पर अगर आपने पिछले 3 साल की ITR भरी है तो दोस्तों 1 करोड़ रुपए तक कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा, उससे ऊपर वाली अमाउंट पर 2% का टीडीएस काटा जाएगा। और आप मेक श्योर करें आपका पैन आधार से लिंक है और पैन कार्ड जमा करवा रखा है ताकि इसको रिफंड ले सकें। और ITR फॉर्म भरना पड़ेगा, ITR 1 का फॉर्म आप नहीं भर सकते इस केस में, नहीं तो आपकी ITR डिफेक्टिव हो सकती है, इस चीज का ध्यान दें। 194O पेमेंट फॉर द सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दोस्तों अगर आप 5 लाख से ज्यादा की पेमेंट है तो 0.1% हो गया है, मतलब इसका बहुत कम कर दिया है, पहले 1% होता था अब 10 पैसे इन्होंने कर दिया है। 194P सीनियर सिटीजन दोस्तों स्पेसिफाइड है, अगर आपकी उम्र 75 साल से ज्यादा है, आपका एक ही बैंक अकाउंट है और उसी में ही पेंशन इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, तो आप लोगों को भी ITR भरने की जरूरत नहीं है। आपका टीडीएस इस सेक्शन में बैंक वाले ऑटोमेटिक काट लेंगे। 194Q दोस्तों पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, दोस्तों यहाँ पर भी 10 पैसे के हिसाब से काट लिया जाएगा। अगर आप 50 लाख से ज़्यादा की किसी से परचेज करते हैं और पिछले साल आपकी 10 करोड़ से ज़्यादा की सेल थी तो ये आपके ऊपर लागू हो जाएगा। 194R परक्यूजिट्स कोई बेनिफिट मिलते हैं, जैसे डॉक्टर लोग आते हैं MR लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, तो उन्हें वो कहते हैं कि सर ये आपको गिफ्ट दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, यहाँ पर भी 10% का टीडीएस 20,000 से ज़्यादा की अमाउंट पर काटना पड़ेगा और उन्हें अपनी इनकम में इसको दिखाना पड़ेगा। क्रिप्टो का जमाना है, ऑनलाइन जमाना है दोस्तों, VDA 50,000 से ज़्यादा की अगर कोई आप स्पेसिफाइड पर्सन से लेते हैं तो 1% का टीडीएस उसका काटना पड़ेगा। अदरवाइज दोस्तों क्या है 10,000 की लिमिट है, जिसकी टैक्स ऑडिट वगैरह हो रही है वो तो 10,000 से ज़्यादा किसी से क्रिप्टो खरीदेगा 1% का टीडीएस काटेगा। और नॉर्मल व्यक्ति है आप जैसा मेरे जैसा, उसको दोस्तों 50,000 से ज़्यादा पर 1% का टीडीएस काटना पड़ेगा। क्रिप्टो काफ़ी खतरनाक हो गया है। 195 कोई भी इनकम और इन्वेस्टमेंट है जो NRI को आप पेमेंट कर रहे हो तो दोस्तों उसको फ्लैट वैसे तो 30% है, लेकिन अलग अलग उसके पर्पज के हिसाब से उसका अलग अलग टीडीएस भी आपको काटना पड़ेगा। टीडीएस जैसे ही दोस्तों टीडीएस डिडक्ट कर लेगा वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी पर टीडीएस काटता है तो फॉर्म नंबर 16 जारी करेगा, अब 130 हो गया है। फॉर्म नंबर 16A जारी करेगा जो 131 हो गया है। 16B, C, D, E करेगा वो अब 132 हो गया है। जो भी अमाउंट पेड की, कितना टीडीएस काटा, ये सारा वहां पे शो हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका टीडीएस ना काटा जाए तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, सैलरी के केस में आप अपने एम्प्लॉयर को डिडक्शंस, एग्जम्पशंस, इन्वेस्टमेंट की डिटेल दें और टैक्स रेजिम चूज करें। ओल्ड में जाएंगे तो छूट मिल जाएगी, अदरवाइज तो आपको न्यू में वो लेकर के जाएगा ही जाएगा। अब दोस्तों नॉन सैलरी के मामले में अगर आपकी इनकम ओल्ड में
2.5, 3 या 5 से ज़्यादा है, या न्यू में 4 लाख से मतलब ज़्यादा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म 15G दे सकते हैं 60 साल से कम वाले। फॉर्म 15G देंगे अगर 60 साल से कम उम्र है, फॉर्म 15H दे देंगे अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों अब ये फॉर्म 15G 15H खत्म हो गए हैं, ये फॉर्म 121 आ गया है। अब ये फॉर्म 121 के ऊपर हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बना रखी है कि कैसे इसको भरना है, क्या क्या चीज़ें उसको बतानी है। तो ये फॉर्म आप दे देंगे उस बैंक को, उस पोस्ट ऑफिस को, उस डिविडेंड कंपनी वाले को, तो आपका TDS नहीं काटा जाएगा। FD इन्वेस्टमेंट की है तो आप उस अमाउंट को इतने कम से रखें। देखिए दोस्तों 60 साल से कम वाला एक बैंक में मान लीजिए 50,000 से कम, सीनियर सिटीजन 1 लाख से कम का ब्याज प्राप्त करता है तो उसका TDS नहीं काटा जाएगा। इसको मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं दोस्तों, आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए की FD करानी है और आपको 8% का ब्याज मिलता है, आजकल मिल नहीं रहा है, तो 80,000 रुपए का ब्याज मिल जाएगा और आपकी उम्र 60 साल से कम है तो इस पे 10% TDS काट लेंगे। तो आप क्या करें, 5 लाख रुपए अलग बैंक में, 5 लाख अलग बैंक में, दोनों ही 40-40 हज़ार का ब्याज देंगे और दोनों पर ही TDS नहीं काटा जाएगा। ये भी आपके लिए अच्छी बात है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप ऐसे FD कराएं अलग अलग बैंकों में कि आपका TDS ना काटा जाए। अगर आप दोस्तों TDS फिर भी आपका कट जाता है, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख 3 लाख से या 4 लाख से कम है तो आपको फॉर्म 15G 15H दे देना है डिडक्टर को, बैंक को, पोस्ट ऑफिस को। लेकिन फिर भी आपका TDS कट गया है तो ITR भर के आप रिफंड ले सकते हैं। 1 अप्रैल से ITR भरनी स्टार्ट हो जाती है और दोस्तों आप उसका रिफंड अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। फॉर्म 26AS जो अब नया फॉर्म का नेम 168 हो गया है, किसी ने भी TDS काटा, TCS काटा, सब यहाँ पे शो हो जाएगा। सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी शो हो जाएगा। इनकम टैक्स के पोर्टल पर भी आप इसे देख सकते हैं और सारा डेटा तो दोस्तों आजकल AIS TIS में आ जाता है, हर 3 महीने बाद ही अपडेट होता है। आपका आज TDS कट गया तो 4 दिन बाद ही इसे जाकर के ना देखने लग जाना, क्योंकि वहाँ पे आपका डेटा शो नहीं होगा, आप लोग पैनिक हो सकते हैं। ASTS 26 यहाँ पर भी दोस्तों 70 से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन्स, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी, GST की टर्नओवर, सारा का सारा लेन देन यहाँ पे शो हो जाता है। तो इसको भी आप साल खत्म होने के बाद कम से कम एक बार जरूर चेक करें। TDS की जो ड्यू डेट है दोस्तों, जो TDS हर व्यक्ति काट लेता है अगले महीने की 7 तारीख तक जमा कराता है और उसके बाद TDS की रिटर्न, वो जैसे कि दोस्तों TDS जमा कराता है जो हर महीने की अगले की 7 तारीख को, लेकिन मार्च के महीने में उन व्यक्ति को पूरा महीना दे दिया जाता है, मतलब 30 अप्रैल तक आप लोग जमा करा सकते हो। और वही TDS की रिटर्न में भी पहली रिटर्न है और तीसरी रिटर्न है जो अगले महीने की 31 तारीख तक, एक महीना दिया जाता है। मान लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर हो गया, पहला क्वार्टर आपका हो गया अप्रैल, मई, जून, तो उसकी 31 जुलाई तक होता है जैसे अगला महीना। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर का 31 अक्टूबर तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का 31 जनवरी तक। लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च का 31 अप्रैल तक नहीं होता, 31 मई तक होता है। यहाँ पे एक महीना एक्स्ट्रा दिया जाता है क्योंकि मार्च के महीने में काफी तरह के एडजस्टमेंट आप लोगों को करने होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको जाते जाते क्या सलाह दूंगा, बिना फालतू का लेन देन ना करें। जहां पर भी आपने अपना पैन कार्ड दे दिया है तो आप अलर्ट रहें कि आपका कोई भी डाटा ऑनलाइन शो हो सकता है। तो AIS, TIS और फॉर्म 26AS जो कि फॉर्म 168 हो जाएगा, उसे जरूर चेक करें, प्रॉपर अपनी ITR भरें। दोस्तों अननेसेसरी लेन देन ना करें, आपके पर्सनल CA जरूर होने चाहिए जिससे आप छोटी छोटी बातों को सलाह करके ही करें। ऐसा कोई केस नहीं है तो मैं आपका छोटा भाई हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। 88 750 42,000 पर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दें और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिन्हें TDS के बारे में नहीं पता था, नए रूल, नए सेक्शन नहीं पते थे। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, सरकार से कोई सवाल करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।